हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है 19 सितंबर की। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर्स रिट्रीट इन हिमालयाज टू कोज वाटर क्राइसिस। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है वो GS3 में एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस, क्या है, अभी हिमालयाज में जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं अभी ग्लेशियर कहाँ हो रहे हैं मेल्ट। तो भाई ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं वो हिंदू कुश हिमालय रीजन के हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी और स्प्रिंग्स क्या है एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। तो भाई जरा हम पहले ये देख लेते हैं ना, जो हिंदू कुश हिमालय रीजन्स है वो कहाँ से किस किस कंट्री से होके गुजरते हैं, ठीक है, किस किस कंट्री को बेनिफिट देते हैं, वहाँ से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और उस रीजन पे कितने लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है, कितने लोगों का जो इकोसिस्टम है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो जो हिंदू कुश रीजन है वो मेनली 8 कंट्री से एक्सटेंड है, दैट इज अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। इन 8 कंट्री से क्या है, हिंदू कुश जो हिमालय रीजन है वो एक्सटेंड है। और ये मेनली जो 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम, मतलब कि एशिया के जो मेन 10 रिवर्स हैं उसका सोर्स है, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इवन मिकोंग वगैरह। ये जितने भी रिवर्स हैं जो इन एशिया के जो 10 मेन रिवर्स हैं उनका सोर्स है। साथ में क्या है, जो 1.3 बिलियन पीपल, ऑफ कोर्स यार, जो मतलब कि इन एरियाज़ के, इन 8 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी क्या है, हिमालय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें 1.3 बिलियन पीपल क्या है, इस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, पावर पर्पज़ के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है वो हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये मेल्ट होता है तो कितनी बुरी तरह क्या है, सब लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे पहले भी इसरो ने एक स्टडी करी थी और उसने हाईलाइट किया था कि ऑलरेडी जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं 75% जो बेसिकली जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो अनप्रेडिक्टेड रेट से क्या कर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट वार्मिंग अफेक्ट कर रही है हिंदू कुश रीजन को बिकॉज ऑफ फैक्टर्स जैसे चेंज होना सीजनल एक्सट्रीम्स में, लाइक गर्मी पड़ रही है तो बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है, जब सर्दी हो रही है तो बहुत बुरी सर्दी पड़ रही है। तो ये क्या है, जो सीज़न का चेंज है वो भी एक्सट्रीम मैनर में, ठीक है। ड्रोट आ रही है तो बहुत एक्सट्रीम ड्रोट आ रही है, फ्लड्स आ रही हैं बहुत एक्सट्रीम आ रही हैं, बारिश आ रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में आ रही है। तो ये सब क्या है कि एक्सट्रीम्स में क्या, सीजनल एक्सट्रीम्स होना, इंक्रीज इवेपो ट्रांसमिशन और ग्लेशियर वॉल्यूम में क्या चेंज होना, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या है, देखो फाइंडिंग्स यही है कि इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या है, जब इनिशियली जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सबसे पहले तो क्या है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या है, हमारा जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सी लेवल भी राइज होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जो वाटर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर क्या है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होएगी और वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मेल्ट हो रहा है इससे क्या होएगा, जो वाटर फ्लो की जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज होएगी टू डाउनस्ट्रीम एरियाज। ऑफकोर्स क्या है, जब आपको सोचो जो बर्फ़ पिघले की जो ज़्यादा क्या है वाटर, ज़्यादा क्या पानी क्या है नीचे एरियाज में आएगा, प्लेन्स एरिया में आएगा, इससे जो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज का रेट है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। ग्राउंड वाटर में डिक्लाइन होएगा ड्यू टू द एंटिसिपेटेड डिक्लाइन ऑफ ग्लेशियर मेल्ट वाटर इज लाइकली टू अफेक्ट गंगा बेसिन द मोस्ट। देखो अगर ग्लेशियर ये वाला मेल्ट होता है सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, गंगा बेसिन पे पड़ेगा। इनिशियली क्या है, देयर विल बी, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इनिशियली क्या है, देयर विल बी एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेल्ट वाटर अवेलेबल, लेकिन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्यूचर में क्या है, जो ग्लेशियर स्टोरेज है वो क्या करेगी, डिक्लाइन ही होगी, ठीक है। तो गाइस हमने देख लिया कि किस तरह से क्या, जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं जो रीजन है उनके जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और कितना किस किस कंट्रीज़ को और इकोसिस्टम को कितनी एडवर्सली क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम अपनी, न्यू रूल फॉर इम्पोर्टर्स टू गेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंसेशन। तो गाइस ये न्यूज़ GS3 में इकोनॉमी सेक्शन के अंडर कवर होगी। तो गाइस क्या है, जो कस्टम्स रूल्स आए हैं दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020। तो गाइस ये जो रूल्स नोटिफाई किए हैं वो किसने करे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये जो रूल्स हैं वो कब से फोर्सेबल आएंगे, 21 सितंबर 2020 से ये जो रूल्स हैं वो क्या आएंगे, फोर्स में आएंगे। देखो ये जो रूल्स हैं इसका रूल्स का एम यही है, देखो कई कंट्रीज़ क्या हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं भी है, वो क्या करती हैं, ड्यूटी बचाने के लिए, इम्पोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए क्या करती हैं, उस कंट्री के थ्रू क्या है हमें मतलब कि क्या भेजती है, उस गुड्स को इंपोर्ट कर देती हैं जिस कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिस वजह से क्या है वो इनडायरेक्टली जो अपने ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उन्हें बचा लेती हैं, ठीक है। तो इसका एम यही है कि जो ड्यूटी इवेजन हो रही है, ठीक है, टैक्स को क्या किया जा रहा है, इवेट किया जा रहा है, उसको चोरी किया जा रहा है थ्रू रूटिंग एक्सपोर्ट्स टू इंडिया अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसे हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। तो गाइस मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई एग्रीमेंट ले लो, ये चाइना है, ये वियतनाम है और ये इंडिया है,
ठीक है। तो अभी क्या है, सपोज करो इंडिया और चाइना का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, फ्री एग्रीमेंट नहीं है। तो अब क्या करना है, चाइना अगर डायरेक्ट इंडिया में माल भेजेगा तो चाइना पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अब वो क्या करना चाह रहा है कि अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को बचाने के लिए क्या कर रहा है, वो पहले चाइना क्या कर रहा है, वियतनाम को क्या कर रहा है, माल भेज रहा है, अपना इंपोर्ट कर रहा है। अभी चाइना और वियतनाम का क्या, चाइना के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मान लो, मैंने भी कहा सपोज कर लो, ठीक है। तो अभी क्या है, चाइना वियतनाम के साथ जो इंपोर्ट करेगा, सॉरी एक्सपोर्ट करेगा अपना माल, तो उसको क्या अपनी ड्यूटीज वहाँ तो उसको लगेगी नहीं। अब क्या है, वियतनाम क्या करेगा, वही चाइना का माल क्या करेगा, इंडिया में क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो इससे क्या आएगा, जो इंडिया में जो वियतनाम से माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो क्या होगा, उस पर फ्री ट्रेड ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो इंडिया के साथ क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो इससे होएगा इनडायरेक्टली क्या है, चाइना का माल तो इंडिया में आ गया और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगी। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए क्या है, इस कस्टम रूल्स को लेके हम आए हैं, ठीक है। तो जरा हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको एक बार। देखो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काम यही होता है ताकि अलाउ करता है इंपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम, कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो मतलब कि जीरो रेट पे हो, या फिर जो बहुत ही कंसेशनल क्या होता है ड्यूटी लगती है, बेसिक जो कस्टम ड्यूटी लगती है। इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड कि रूल ऑफ ओरिजिन अभी अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है जो अंडर रिस्पेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर, ठीक है। तो गाइस बीच में आपको पता है रूल्स ऑफ ओरिजिन आया था। रूल्स ऑफ ओरिजिन में क्या एक क्राइटेरिया था जिसमें आपको बताना होता था कि जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो वो नेशनल ओरिजिन क्या है, उस प्रोडक्ट का नेशनल ओरिजिन क्या है, उसे डिटरमाइन करना था। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये बिलीव किया जा रहा है जो भी गुड्स चाइना में ओरिजिनेट हुए हैं वो इस कंट्रीज़ के थ्रू, हमारी इंडिया के थ्रू रूट किए जा रहे हैं जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो गाइस ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। इट इज़ बिलीव दैट गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना आर रूटेड थ्रू कंट्रीज हैविंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया विदाउट एनी सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो मतलब कि जो वो क्या है, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को क्या है बहुत ईजिली क्या कर रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। प्रेजेंटली क्या है, जो अभी न्यू रूल्स आए हैं उसमें यही बोला है कि जो भी इंपोर्टर है उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो भी कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट के द्वारा इशू किया गया। मतलब कि सपोज करो चाइना है, ये वियतनाम है, जब चाइना ने वियतनाम में माल को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, एक क्या करेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट क्या करेगा, इशू करेगा, जो वियतनाम को क्या करना पड़ेगा, अब जब यहाँ पे शो करना पड़ेगा जब वो इंडिया में इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। इस न्यू रूल्स के अंडर क्या है कि इंपोर्टर्स को क्या करने का, शो करना पड़ेगा कि उसके गुड्स पे ऑलरेडी 35% का वैल्यू एडिशन हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसा हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, ड्यूटी कंसेशन को क्लेम कर सकता है अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। साथ में क्या है, जो अभी न्यू रूल्स आएंगे कस्टम रूल्स, इसके अंडर क्या है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो भी इंपोर्टर को होनी चाहिए वो भी इसमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको डायरेक्ट अच्छे से पढ़ देती हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंटली इंपोर्टर्स नीड टू प्रोड्यूस अ कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट। अंडर न्यू रूल्स इंपोर्टर्स नीड टू फर्निश proof of 35% value addition in goods from the country of origin to claim duty concession under the free trade agreement, ठीक है। अगर उसने शो कर दिया कि मुझे 35% की ड्यूटी लगी हुई है तो वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है ड्यूटी कंसेशन के लिए, ठीक है। इससे क्या होएगा, हमारा जो ड्यूटी इवेजन हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। 8 बीचेस ऑफ इंडिया रिकमेंड फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबर। तो क्या ये भी न्यूज़ के GS3 के अंडर कवर होगी एनवायरमेंट सेक्शन में। तो ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल क्या है, ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव इसलिए शुरू हुआ था ताकि जो हमारे इंडिया के बीचेस हैं हम उन्हें क्या कर सके, टूरिज्म फ्रेंडली बना सकें, उन्हें वहाँ पे क्लीन बना सकें एज पर टूरिज्म जो उनकी जो नीड्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अभी 8 बीचेस को क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई किया गया। गुजरात के देखो शिवराजपुर, दमन एंड दीव के घोगला, कर्नाटका के कसरगोड एंड पदुबिरी बीच, केरला के कबाड़ बीच है, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा है, ओडिशा का गोल्डन बीच है एंड अंडमान एंड निकोबार का राधानगर बीच है, ठीक है। तो इन 8 बीचेस को आइडेंटिफाई किया। देखो जो ब्लू फ्लैग बीच है वो इको टूरिज्म मॉडल है, मतलब कि आपको क्या करना है, उस बीच को टूरिज्म मॉडल के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रिपेयर करना है और वहाँ पे आपको टूरिस्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, जैसे क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर वहाँ पे होना चाहिए, कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे टॉयलेट्स होना चाहिए, ये सब आपको वहाँ प्रोवाइड करना है, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एंड सस्टेनेबल उस एरिया को क्या करना है, अपने डेवलप करना है। देखो ये जो ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल के अंदर जो आप बीचेस को हम जो इको लेबल करते हैं वो सर्टिफिकेट कौन करता है, देखो डेनमार्क का एक बेस्ड
फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है वो क्या करता है, उन बीचेस को क्या करता है, सर्टिफाई करता है। ये 33 क्राइटेरियाज पे क्या करता है, किसी भी बीचेस को क्या करता है, सर्टिफाई करता है। बेसिकली मेन 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिस पे वो सर्टिफाई करता है, जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी कैसी है वहाँ पे, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कैसे है, सेफ्टी और सर्विसेज कैसी है उस बीच पे, ठीक है। तो ये मेन 4 फैक्टर्स हैं जिस पे क्या करता है, बीच को सर्टिफाई करते हैं, ठीक है। इसी जैसे स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी चलाई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी लॉन्च किया हुआ है इंडिया की खुद की स्कीम इको लेबल की, दैट इज द BAMS, दैट इज द बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कोस्टल वाटर में जो पोल्यूशन है उसे एलिमिनेट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए बीच की फैसिलिटीज़ की, और वहाँ का जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, और जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है इसका काम यही है कि हम क्या कर सकें, कोस्टल जोन्स को सस्टेनेबल वे में प्रमोट कर सकें, उनको डेवलप कर सकें और मैनेज कर सकें, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ये तो बहुत इजी न्यूज़ थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडियाज़ प्रपोजल ऑन फिशरीज सब्सिडी एट WTO। तो भाई इंडिया ने प्रपोज किया कि किस तरह से आप फिशरीज को सब्सिडी दे सकते हो। तो गाइस ये जो न्यूज़ है वो भी GS3 में इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। तो अभी क्या WTO मेंबर्स ने डिस्कशन चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स को फाइनलाइज करने चाहिए ताकि जो इलीगल या अनरिपोर्टेड जो अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है और जो उस पर सब्सिडीज मिलती हैं उसे एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो ओवर फिशिंग करते हैं या फिर ओवर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो फिशिंग करते हो, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी, मैराइन एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, डेंजरस है, उन पर जो सब्सिडी मिलते हैं हम उन्हें भी क्या कर सके, प्रोहिबिट कर सके, ठीक है। जो ये निगोसिएशंस है वो 2001 में लॉन्च हो गई थी दोहा मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में। देखो हार्मफुल सब्सिडीज अगर देखा जाए, जो सब्सिडीज जो हार्मफुल हैं हमारे मैराइन एनवायरनमेंट के लिए या फिर पूरे एनवायरनमेंट के लिए जो हार्मफुल है, वो सब्सिडीज एस्टिमेट किया जाए तो वो कितना है, $14 to $20 बिलियन जो हम एनुअली के डिफरेंट कंट्रीज अपनी कंट्रीज में फिशरमैन्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है। तो अभी जो मीटिंग हुई है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या करा है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक डिमांड करी है ताकि जो स्मॉल फिशिंग कम्युनिटीज़ है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देखो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है आपको पता ही हो जाता है, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं ताकि क्या कर सकें, उन्हें हम क्या कर सकें, ज़्यादा फेवरेबल वे में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, वुमेंस को दे देते हैं, SC को दे देते हैं, ST को देते हैं, माइनॉरिटीज़ को दे देते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उन्हें फेवरेबली ट्रीट कर सकें। उसी तरह WTO में क्या करते हैं, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं ताकि हम उन्हें क्या है, मोर फेवरेबली ट्रीट कर सकें। लेकिन जो USA और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को अपोज किया। उन्होंने ये बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा उठा के, चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअल में डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड हैं, वो इनका क्या है, गलत फ़ायदा उठाएंगी, ठीक है। तो गाइस क्या है ना, WTO में क्या रूल है, कोई भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री खुद क्या है, सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है। WTO नहीं आपको डिक्लेयर करता है कि आप डेवलप्ड कंट्री हो डिक्लेयर या फिर डेवलपिंग कंट्री हो। तो क्या है, जो कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ डिक्लेयर करती है। तो चाइना ने या इंडिया ने क्या अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर रखा है कि हम क्या डेवलपिंग कंट्री है, जिस वजह से क्या वो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिया ने क्या किया, अपनी तरफ से एक मतलब कि प्रपोज किया है कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक रूल लगा दें कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को सिर्फ ऐसे प्रोविजंस दो, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दो जिनको स्पेशली उसका मतलब कि ज़रूरत भी है और फ़ायदा भी मिल सके। और हम इसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे चाइना जैसे लोगों को हम कैसे एग्जाम कर सकते हैं, अगर तो जिस कंट्री की जो ग्रोस नेशनल इनकम है पर कैपिटा अगर वो $5,000 ग्रोस है फ्रॉम लास्ट कॉन्टिन्यूसली 3 ईयर्स, तो हम उन कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ को एग्जाम कर देंगे कि नहीं भी आपके क्या, आप इन प्रोविजंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप सब्सिडीज़ नहीं दे सकते अपने फिशरीज़ को, ठीक है। तो ये कुछ 3 प्रोविजंस रखे हैं इंडिया ने कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सब्सिडीज़ का फ़ायदा भी मिले और जो नहीं है वो इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। तो ये कर रहे हैं, एक तो हम ग्रोस नेशनल इनकम पे हम कर सकते हैं, दूसरा क्या है, अगर वो कंट्री जिनका ग्लोबल मैराइन कैप्चर में 2% शेयर है या उससे ज़्यादा है तो वो इससे एग्जेम्प्ट है, मतलब कि वो सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। दूसरा ये है कि जिनका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में जो शेयर है वो GDP के 10% से कम है, तो वो कंट्रीज़ क्या इसमें फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो गाइस ये एक तरह से क्या है, अगर आप थोड़ा सा मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट में लाओ, ठीक है, या फिर OBC कास्ट में लाओ, ठीक है। OBC कास्ट में क्या होता है, इसमें भी क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो उसी तरह का क्या करते हैं, एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया, डेवलपिंग कंट्री में क्या करते हैं, 2 तरह से इन्होंने बांट दिया कि जो इनका स्पेशली जिनको एक्चुअल में फ़ायदा मिलना चाहिए और जिनको इससे एग्जाम्प्ट करना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। इंडिया चाह रहा है कि जो फिशरी सब्सिडी है उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने सब्सिडीज कर्टेल कर दी तो हमारे जो पुअर फिशर्स हैं उनके लाइवलीहुड पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यही था इस न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम अपनी। अमेंडमेंट्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017। तो क्या अभी क्या है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो ऑर्डर था 2017 उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और उसमें प्रेफरेंस दी गई है मेक इन इंडिया को, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे। देखो अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। तो क्या है, इसलिए क्या गवर्नमेंट का देखो एम यही है कि हम क्या कर सके, जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज कर सके और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो डोमेस्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। एंड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो 2017 में आया था वो क्या करता था, मैक्सिमम प्रेफरेंस किनको देता था, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को उन कंपनीज को जिनका गुड्स और सर्विसेज में मैक्सिमम लोकल कंटेंट होता था, ठीक है। लोकल कंटेंट का मतलब यही है कि उस जो गुड्स एंड सपोज करो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सपोज करो टीवी है, ठीक है। टीवी है, इसके अंदर क्या डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होंगे। तो इसमें क्या लोकल कंटेंट कितना, सपोज करो इस टीवी में क्या है 50% इंडिया का माल यूज़ हुआ है, ठीक है, या फिर 30% वहाँ से मंगवाया दूसरी कंट्री से, या फिर 20% हमने इस कंट्री से मंगवाया, 20% फिर इधर कंट्री से मंगवाया। तो इसमें क्या है कि हमने क्या करा, मेनली 3 एरियाज़ में हमने बांट दिया, क्लास 1, क्लास 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लास 1 में यही है कि अगर वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें जो लोकल कंटेंट है वो कितना है 50% से ज़्यादा है, ठीक है। क्लास 2 में हमने क्या कर दिया कि जिसमें क्या है जो लोकल कंटेंट है वो 20% टू 50% के बीच में, ठीक है। बाकी जो नॉन लोकल सप्लायर्स है वो आपको समझ में होंगे कि उसमें क्या है जो लोकल कंटेंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 में आया था वो क्या कर रहा था, मैक्सिमम प्रेफरेंस उन पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कर रहा था उन कंपनीज को जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम क्या लोकल कंटेंट है। लोकल कंटेंट क्या मैंने आपको बता दिया, मींस द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड इन इंडिया विल शैल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम प्रोक्योर्ड, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो मैक्सिमम जो कंटेंट है उसका क्या बना वो इंडिया में बना हुआ। जून में क्या किया, अभी इसे जून 2020 में ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 है इसको रिवाइज किया गया और इसमें कंसेप्ट लेके आया क्लास 1, क्लास 2 नॉन लोकल सप्लायर्स, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया क्लास 1 में क्या है, क्लास 2 में क्या है। अब जो क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को है उन्हें मैक्सिमम क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। ऑफ कोर्स क्यों प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि क्या है वो सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, लोकल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। उस जो प्रोडक्ट है उसमें 50% से ज़्यादा क्या लोकल कंटेंट है, इसलिए उन्हें क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं न्यू प्रोक्योरमेंट रूल्स क्या। देखो इसके अंदर क्या जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 को अमेंड करके क्या किया, जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है उन्हें इनेबल किया है कि आप क्या करो, नोटिफाई करो कि कौन से जो हाइयर मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 लोकल सप्लायर्स को। पहले क्या आता है, जो मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट थी वो फिक्स थी, मतलब क्लास 1 के लिए 50% तक फिक्स थी और क्लास 2 के लिए कितनी 20% तक फिक्स थी। लेकिन अब क्या करती है, उन्होंने बोल दिया कि 50% से ज़्यादा हो सकती है, क्लास 2 में क्या करते हैं 20 to 50% हो सकती है। इसमें क्या है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जिनकी प्रोक्योरमेंट मतलब कि जिनकी परचेजेज हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा होती हैं, उन्हें नोटिफाई करना होगा कि फ्यूचर में आपकी प्रोक्योरमेंट्स कितनी होगी। सपोज करो आपने इस महीने में या इस साल में क्या है, सपोज करो 100 लीटर पेट्रोल यूज़ किया, तो आप अपनी प्रोजेक्शन कर सकते हो कि हाँ यार फ्यूचर में भी जो मेरा पेट्रोल है वो शायद 100 लीटर ही लगेगा या 200 लीटर लगेगा। तो उसी तरह क्या जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें अपनी जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्शंस हैं प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शन उसे नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या जो अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी प्रोक्योरमेंट की उसे नोटिफाई करा जाएगा। देखो कुछ फॉरेन कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्या है, मतलब कि देखो ऑफकोर्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें क्या है नॉन लोकल, मतलब कि उसमें लोकल कंटेंट नहीं होगा, तो उन फॉरेन कंपनीज को बोला जाएगा कि आप क्या करो जॉइंट वेंचर में आओ इंडिया की किसी कंपनी के साथ, अगर आपको क्या करना है गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो गाइस जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको रिलीज़ किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इसके जो रिलीज़ किया गया और इसने किसके साथ कोलैब करके रिलीज़ किया, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन का। देखो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, अर्बन सेटिंग करना, इस तरह से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे एनहेंस करना ताकि हम लोगों को बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें और जो भी अर्बनाइजेशन की शॉर्ट कमिंग्स हैं क्या क्या उसमें जो कमियाँ हैं उसे हम रिमूव कर सकें। 2020 का जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है तो उसमें जो रैंक 1 है वो कौन है, सिंगापुर है। साथ में जो सेकंड रैंक और थर्ड रैंक वो किस किसने अचीव किया है, हेल्सिंकी और ज्यूरिख ने किया। अगर इंडिया में देखा जाए तो हैदराबाद का जो प्लेस है वो 85th पोजीशन है और जो न्यू दिल्ली का जो प्लेस है वो 86th पोजीशन पे है। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को रिलीज़ किया है। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मतलब कि आप ह्यूमन हो तो आप एक तरह का एज अ कैपिटल एक्ट करोगे फ्यूचर में। तो इसमें क्या करें, जो हम ये
मेज़र करते हैं कि जो आज बच्चा पैदा हुआ है वो 18 एज तक वो क्या करेगा, कितनी उसमें ह्यूमन कैपिटल को एक्वायर कर लेगा, तो वही हम क्या करते हैं मेज़र करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कुछ रिस्क को क्या करते हैं लेके चलते हैं, जैसे पुअर हेल्थ का रिस्क, पुअर एजुकेशन का रिस्क, इन सबको हम क्या करते हैं लेके चलते हैं। सिंगापुर ने इस इंडेक्स में भी क्या किया, टॉप किया। बाकी जो इंडिया का रैंक है वो 116 रैंक है आउट ऑफ 174 कंट्री। जो इंडिया का स्कोर है वो लास्ट ईयर से थोड़ा इंप्रूव हुआ है। पिछले साल जो इसका रैंक था वो 0.44 था 2018 में, इंडिया का इस साल जो रैंक है वो 0.49 है। यूनियन गवर्नमेंट डेब्ट्स पास रुपीज़ 100 ट्रिलियन मार्क ड्यू टू द कोविड-19। तो यदि आपको पता होगा जो यूनियन गवर्नमेंट का जो डेब्ट है फर्स्ट टाइम के 100 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है। गवर्नमेंट को देखो ब्रॉडली आपको पता है गवर्नमेंट के दो तरह के डेप्ट होते हैं, दो तरह के उसके फंड भी होते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। देखो जो कंसोलिडेटेड फंड में जो उनका पैसा होता है गवर्नमेंट का तो उसे हम पब्लिक डेप्ट बोलते हैं। बाकी जो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, ठीक है। देखो जो पब्लिक डेप्ट होता है, पब्लिक डेप्ट में मेनली क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ होती हैं जो मेनली के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं। देखो इसमें क्या होता है मेनली आपका इंटरनल डेप्ट होता है, एक्सटर्नल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट मतलब कि आपने विद इन इंडिया में कितना डेप्ट ले रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल डेप्ट क्या है मतलब कि आप अपने एक्सटर्नल बोरिंग्स ले रखी हैं, किस किस कंट्री से आपने कितना पैसा उधार ले रखा है, तो वो सब इसमें क्या होती है क्लासीफाई होती है। बाकी इंटरनल डेप्ट को अलग कैटेगराइज भी किया जाता है मार्केटेबल डेप्ट में और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। बाकी देखो पब्लिक अकाउंट में क्या होता है मेनली लायबिलिटीज़ होती है पब्लिक की। सपोज करो आप अपने डिपॉजिट कराते हो, लाइक आपने 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराया, तो वो क्या है वो जो बैंक का जो डिपॉजिट है या फिर जो रिजर्व फंड्स हैं जो आपके FD है RDs हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं वो सभी के सभी पब्लिक अकाउंट में क्या होता है डिपॉजिट होते हैं जो एक तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। दे आर द सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्पेशल सब्सिडीज अमंग अदर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो FRBM एक्ट आया था 2013 में आया था वैसे तो ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल जो 2017 में उसने रिकमेंड किया था कि जो पब्लिक डेप्ट है वो हमेशा 40% ऑफ GDP से कम ही रहना चाहिए बाई मार्च 2023। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुपरा स्कीम। देखो इसकी जो फुल फॉर्म है वो साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट स्कीम है। देखो इसका एम यही है कि हम क्या कर सके जो साइंटिफिक मैनर में या साइंस को हम क्या कर सके इनोवेट कर सके ताकि हम क्या कर सके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बना सके उन फंडामेंटल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और एक डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको ऑफर कर सके। इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है स्कीम का, हमें क्या करना है क्वांटम ऑफ एडवांसेस, एबिलिटी ऑफ रिसर्च आउटकम इन एनहेंसिंग साइंटिफिक नॉलेज को एनहेंस करना है, ग्लोबल इम्पैक्ट, आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन, ठीक है। तो भाई इसको डिज़ाइन किसने किया गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इसको डिज़ाइन किया गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो SCRB वो स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर, DST के अंडर, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इसका काम ये है कि हम क्या कर सके जो बेसिक रिसर्च है साइंस और इंजीनियरिंग में क्या कर सके प्रमोट कर सके और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके जो पर्सनस के रिसर्च में एंगेज हैं। स्मार्ट स्कीम, तो क्या स्मार्ट स्कीम क्या है मेनली देखो ये क्या करती है स्किल्स जो आपको मेनली क्या है जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उसमें आपकी जो स्किल्स हैं उसको या जो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उन्हें अपग्रेड करेगी। जैसे हैंडलूम सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, सेरिकल्चर मतलब कि सिल्क रिलेटेड सेक्टर में या जूट रिलेटेड सेक्टर में क्या करेगी आपकी जो स्किल्स हैं उन्हें अपग्रेड करेगी। इसका टारगेट ये है कि जो हम 10 लाख पर्सन को ट्रेन कर सकें, मेनली जो 9 लाख जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 1 लाख ट्रेडिशनल सेक्टर में हम उन लोगों को ट्रेन कर सकें। ये जो स्मार्ट स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें जो डिमांड है जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकेंगे जो ट्रेन कर सके लोगों को स्किल प्रोवाइड कर सके। प्लेसमेंट ओरिएंटेड मतलब कि इस तरह से हमने एजुकेशन देनी है ट्रेनिंग देनी है कि उनको लोगों को प्लेस कर सके। ये नहीं कि इंजीनियरिंग कर ली आपके पास स्किल्स नहीं है आपको जॉब नहीं मिल रही, इस तरह से नहीं करना है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लेंट स्किलिंग प्रोग्राम है ताकि हम क्या कर सके इंडस्ट्री के भी कुछ एफर्ट्स को हम सप्लीमेंट कर सके ताकि इंडस्ट्रीज भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या जॉब क्या कर सके क्रिएट कर सके इन टेक्सटाइल एंड द रिलेटेड सेक्टर। लास्ट स्कीम वेब ऑफ समिट दैट इज द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। देखो इसका एम यही है कि हमें क्या कर सके एक इंडिया का जो डायस्पोरा है, देखो गाइस क्या है इंडिया के डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि जो हम क्या करना चाहते हैं कि जो इंडिया के जो डिफरेंट जो लोग हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काम करें R&D ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनको इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि जो इंडिया के जो रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो नॉलेज है वो एनहेंस हुई, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में DRDO के उसने ऑर्गेनाइज किया है। इवेंट को इनोग्रेट कौन करेगा, PMG इनोग्रेट करेंगे, कब करेंगे 2 अक्टूबर 2020 को करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 19 सितंबर की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय टाटा।